नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। ब्रेन आईक्यू एजुकेशन में आपका स्वागत है। सीटेट एमपीटेट ऑल टीचर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है ईबीएस मॉक टेस्ट फर्स्ट। ईबीएस मॉक टेस्ट फर्स्ट, इसमें 30 क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। जैसे कि फर्स्ट है, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है 3। यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। इसको केंद्र सरकार ने 1995 में शुरुआत की और शिक्षण के साथ साथ में पोषण उपलब्ध कराना, जिससे कुपोषण से बचा जा सके। देखते हैं दोस्तों सेकंड, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? इसका राइट आंसर है दोस्तों सेकंड, स्कूल बैग का कम वजन। स्कूल बैग का कम वजन। पाठ्य पुस्तकों में ऐसा समायोजन हो कि बच्चों को इसका दबाव महसूस ना हो। स्कूल में क्या है? पाठ्य पुस्तकों का ऐसा समावेशन हो कि बच्चों को दबाव महसूस ना हो। तीसरा क्वेश्चन, ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? ईवीएस कक्षा में यानी पर्यावरण शिक्षण में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है 4। सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। नेक्स्ट 4, वाला का पूरा रूप क्या है? वाला का पूरा रूप क्या है? इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है 4, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। पांचवा, वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? 3, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग हैं। जो विचार नवीन धारणाओं को प्रकट करते हैं वैकल्पिक ढांचे के अंतर्गत आते हैं। छठवा, महिलाएं पुरुष की तुलना में कमजोर हैं, यह एक खालिस्तान है। क्या है? महिलाएं पुरुष की तुलना में कमजोर हैं, यह एक खालिस्तान क्या है? इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? 4, रूढ़िबद्ध धारणा। इसका राइट आंसर है रूढ़िबद्ध धारणा। सातवां, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? इसका राइट आंसर है दोस्तों 4, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। आठवां, वास्तविकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? वास्तविकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है फर्स्ट, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी। वाष्पीकरण क्या है? द्रव से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। जो द्रव होता है उसको गैस में परिवर्तन होता है तो वाष्पीकरण कहलाता है। जब तापमान कम या अधिक होता है तब भी वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है। नवा, स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है 3, चित्रण कौशल। स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता चित्रण कौशल कहलाती है।
जो स्थान, दूरियां और दिशाओं को के बारे में जानने के लिए चित्रण कौशल का प्रयोग किया जाता है। 10वां, किस राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा फ्रेमवर्क ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्य चर्चा के क्षेत्र रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की है? इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है 4, एनसीएफ 2000। एनसीएफ 2000 ने क्या है, प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्य चर्चा क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण सिफारिश की है। 11वां, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का प्रचलन है? भारत में किस क्षेत्र में? इसका राइट आंसर है दोस्तों उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। स्थानांतरित खेती को क्या है, जूमिंग खेती भी कहते हैं। यह पर्वतीय आदिवासी क्षेत्रों में करते हैं। ये स्थानांतरित खेती को क्या है, जूमिंग खेती भी कहते हैं, और पर्वतीय और आदिवासी क्षेत्र में करते हैं। इसको पर्वतीय क्षेत्रों में करते हैं। और क्या स्थानांतरित खेती को क्या जंगलों को काट कर की जाती है। 12वां, नदी वादों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन नहीं है? कौन सा कथन नहीं है? इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? सेकंड, बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। 13वां, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं? ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं? इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है 4, ये सभी। जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि गैसें क्या है, ग्रीन हाउस गैसें हैं। 14वां, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते ठंडे रेगिस्तान? इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? 3, ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्ट छाया में होते हैं। ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्ट छाया में होते हैं। ठंडे रेगिस्तान जिससे वर्षा कम होती है। और भारत का सबसे ठंडा रेगिस्तान क्या है दोस्तों? भारत का सबसे ठंडा रेगिस्तान लद्दाख है, लद्दाख क्षेत्र। 15वां, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है? ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है? इसका राइट आंसर है दोस्तों 3, सल्फर डाइऑक्साइड। ताजमहल के पीले होने का कारण है विषैली गैसें। विषैली गैसें। ये ताजमहल कहाँ है? आगरा में। तो क्या है, आगरा में एक मथुरा रिफाइनरी है, तो इससे क्या है, विषैली गैसें निकलती हैं जो वायुमंडल को प्रदूषित करती हैं। वायुमंडल को प्रदूषण करती हैं, फिर उससे अम्लीय वर्षा होती है। ये ऐतिहासिक इमारतें को क्या है, पीले रंग कर देती हैं, पीले। इसलिए क्या है, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सल्फर डाइऑक्साइड। 16वां, गोलकोंडा किला किसने बनवाया? गोलकोंडा किला किसने बनवाया? इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? 4, काकतीय राजवंश ने बनवाया। 15 जी पर ml घनत्व और 15 3 ml आयतन किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? इसका क्या है दोस्तों, सूत्र होता है द्रव्यमान निकालने का। द्रव्यमान निकालने का सूत्र होता है दोस्तों घनत्व इंटू आयतन। घनत्व इंटू आयतन करेंगे तो 15 इंटू 3 करेंगे ना तो 45 आएगा। इसलिए इसका राइट आंसर है 45 ग्राम।
18। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? अदिश, एक अदिश राशि होती है, एक सदिश। तो निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? इसका राइट आंसर है दोस्तों द्रव्यमान एक अदिश राशि है। और सदिश राशि के क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं दोस्तों? ये वेग, बल, संवेग, भार, गुरुत्वाकर्षण आदि, ये सदिश राशि है। और अदिश राशि क्या है? ये चाल, द्रव्यमान, आयतन आदि अदिश राशि के अंतर्गत आते हैं। 19वां, एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर है दोस्तों अपारदर्शी। अपारदर्शी, एक प्रकाश किरण जिसमें से गुजर नहीं सकती उसे अपारदर्शी कहते हैं। 20वां, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 केजी है? चंद्रमा की सतह पर 10 केजी है। देखो चंद्रमा पर जितना भार होगा उतना ना तो कम होगा ना बढ़ेगा। इसका राइट आंसर है 10 केजी। 21वां, एक विलय की विघटन दर खालिस्तान पर निर्भर करती है। एक विलय की विघटन दर खालिस्तान पर निर्भर करती है। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? तापमान। 22वां, सुष्पा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? सुष्मा सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? इसका राइट आंसर है दोस्तों फर्स्ट, बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। 23वां, उभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? नहीं पूछ रहा है सर दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है 4। इनसे बच्चों को डाटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया। 24वां, आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चे के अनुभव पूछे जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा। बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है 4, अन्वेषण दृष्टिकोण। ये क्या है? सब लाइट, बिजली कुछ भी अनुभव करते हैं अपन अन्वेषण दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है। समुदाय। 25वां, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि इसका राइट आंसर है दोस्तों 4, यह वास्तविकता परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। 26वां, ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय बाहर के जीवन से जोड़ने और समृद्ध करने का तात्पर्य है। इसका राइट आंसर है दोस्तों 2, पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। 27वां,
कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं, और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? इसका राइट आंसर है दोस्तों 4, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। 28वां, निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधियां हैं? इसका राइट आंसर है दोस्तों सभी। श्यामपट्ट का उपयोग, चित्र पढ़ना, फील्ड भ्रमण, ये क्या ईवीएस शिक्षण के अंतर्गत सभी आते हैं। 29वां, पर्यावरण अध्ययन बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह है एक। इसका राइट आंसर है ये सभी। 30वां, ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। 30वां, ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है 4, सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाना और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। फर्स्ट टेस्ट समाप्त हो गया। मैं आपको